everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and today in this video we will cover social issues current affairs जो वीकली हम सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें 17th ऑफ जुलाई से 23rd ऑफ जुलाई के जो भी करंट इवेंट्स रहे होंगे, जो भी किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा गया होगा, कोई स्कीम लॉन्च की गई होगी, तो एक तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और साथ में उसके पीछे का जो बेसिक बैकग्राउंड है कि इसका स्टैटिक पार्ट क्या कहता है एंड क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, तो आज हम लोग इस सीरीज में करेंगे अपने 3 टॉपिक्स जो काफ़ी पिछले हफ्ते न्यूज़ में रहे थे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा टैकलिंग ड्रग अब्यूज इन इंडिया। अभी रिसेंटली देयर वाज एन ऑडिटोरियल इन दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस जिसमें ये बताया गया कि भाई इंडिया ने इतनी सारी और कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल पैक्ट्स कर रखे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन कर रखी हैं, खुद ने भी कुछ इनिशिएटिव उठा रखे हैं, फिर भी इंडिया में जो ड्रग अब्यूज़ है, जो ड्रग मीनेस है, उसमें इतनी ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है और ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया का यूथ या फिर इंडिया की पॉपुलेशन इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजिंग द ड्रग्स। कॉजेज़ हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई और कौन कौन से चैलेंजेस हैं कि इंडिया में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होने के बावजूद भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अंडर दिस पैरामीटर। साथ में देखेंगे कि भाई और कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो इंडिया ने साइन की हुई हैं और लास्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स हैं कि भाई हाँ ड्रग अब्यूज़ थोड़ा सा कम हो जाए, जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में अंडर दिस टॉपिक। सेकेंड है हमारा इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंडिया। देखो, ये जो रिपोर्ट है ये इनइक्वालिटी की है, बट दैट इज़ नॉट इनइक्वालिटी इन इनकम, दैट इज़ इनइक्वालिटी इन हैविंग द फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फैसिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज कि भाई अगर आप रिच हो तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, लेकिन अगर आप पुअर हो या फिर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तब अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इंडिया में रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज किस तरीके से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन द हेल्थ सेक्टर, तो ये सारे पैरामीटर्स इन्होंने बताए हमें, साथ में कुछ सजेशंस भी दिए कि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो जो इनइक्वालिटी है इन द हेल्थ सेक्टर दैट कैन बी फिल्ड। ये डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। This is also a report that has been released by Food and Agricultural Organization, an arm of United Nations, and साथ में कोई और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट का मकसद ये बताना है कि भाई ड्यू टू कोरोना कितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिशन कम हुआ है इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़। क्या वो कंट्रीज़ डेवलप्ड काइंड की थी या फिर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं? किस कंट्री पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी नेगेटिवली, ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। तो ये डिटेल में करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि भाई इंडिया के बारे में इसने क्या बताया कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड हैं, मैल न्यूट्रिशनड हैं, साथ में स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, अनीमिया कितनों को है। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये हम लोग एक बार के लिए याद कर लेंगे ताकि पेपर में कोई भी अगर आप आंसर लिखो ना मेंस के रिगार्डिंग तो आप इस डेटा को कोट कर सको वहाँ पर, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है दैट कुड बी जस्टिफाइड। तो डेटा हल्का सा ध्यान रखेंगे, बट उतना ही ध्यान रखें जितना हम लोग याद रख सकें, क्योंकि डेटा पूरे साल में ना बहुत सारा आता है, आपको सब नहीं याद करना होता। सोशल इश्यूज़ में जो भी डेटा याद करना होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को कि भाई आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जो वे फॉरवर्ड्स कोई भी रिपोर्ट में आते हैं आप उनको अपने आंसर्स के कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि मेंस में आपको चीज़ें यूज़ हो सके। चलो, तो शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज़ टैकलिंग ड्रग मीनेस और ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इंडिया के रिगार्डिंग ये इतना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ हम बोल तो रहे हैं, बट हमारे पास क्या सबूत है। देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ NCPCR
इंडिया की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ डेटा है ये। इसमें अगर आप देखें तो जो रेड वाली लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द एज, और यहाँ पर है आगे डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जैसे टोबैको है, इनहेलेंट्स है, कैनबीज, एल्कोहल, ओपियम, हेरोइन या फिर इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस। तो इसके बारे में ये बताया हुआ है कि इंडिया में जो टोबैको है उसको कितनी एज में लोग लेना शुरू कर देते हैं। द एवरेज एज कंज्यूमिंग द टोबैको इज 12.6 ईयर्स। 12.5 साल के बच्चे भी टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं एवरेजली पूरे इंडिया में। और यहाँ से लेकर लास्ट एज है आपकी 17.7, जहाँ पर ये फार्मा ओपियोइड्स या फिर इंजेक्टेबल इंजेक्शंस इनका यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई 12.6 ईयर में जब आप किसी भी तरीके का ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ में आपके उस सब्सटेंस को कंज्यूम करने की वजह से सोसाइटी में जो पूरा एक माहौल है, जो स्टेटस है आपका, दैट ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, है ना। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडिया में हम क्यों बोलते रहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास डेटा है और वो भी ऑफिशियल साइट का डेटा है हमारे पास। तो इसीलिए ये जो एडिटोरियल लिखा गया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, उसने भी यही बोला कि भाई इतने सारे आपने इतने अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, एमओयूज साइन किए हुए हैं, तब भी आपके देश में इतना ज़्यादा ड्रग अवेलेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, और अगर वो है भी तो लोग उसकी तरफ इंक्लाइन क्यों हो रहे हैं। कुछ रीजंस तो होंगे ना उसके। तो रीज़न इसने पहला ये बताया कि भाई जो इंडिया में एक तो जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रग को कंज्यूम कर रहा है आजकल। पहली बात ये, पहले अगर ड्रग्स कंज्यूम होते भी थे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूथ नहीं होता था उसमें, बट अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है करने को, या फिर और कोई भी रीज़न है, लोगों के रूटीन में ये जो ड्रग कंजप्शन है वो काफ़ी रूटीनाइज हो चुकी है। तो एक तो यूथ की प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग कंजप्शन है। साथ में अगर हम इसका जोग्राफिकल रीज़न देखें, जोग्राफिकल रीज़न ये है कि भाई जो इंडिया है ना वो एक साइड से तो गोल्डन ट्रायंगल से घिरा हुआ है और एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट से घिरा हुआ है। ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट क्या है? दीज आर द टू रीजन्स जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओपियम को प्रोड्यूस करते हैं। और हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आपको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये 4 कंट्रीज़ मिल जाएंगी, बिल्कुल इंडिया के नज़दीक लगते हुए हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओपियम प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट होने के चांसेस हैं। और जब ड्रग की अवेलेबिलिटी ही ज़्यादा है, लोगों को दिख ही रहा है, वो आसानी से मिल रहा है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है। तो ये तो है गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पर है आपका गोल्डन क्रिसेंट, जहाँ पर आपकी 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहाँ पर भी ओपियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इंडिया के साथ लगते हुए नेबरहुड कंट्रीज़ में ही जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिया में भी वो इजीली अवेलेबल है। तो आपको हल्का सा ये भी ध्यान रखना है कि जो गोल्डन क्रिसेंट है दैट इज़, आप इसको PIA के नाम से याद रख सकते हैं, पिया के नाम से याद रख सकते हैं, और इसको आप याद रख सकते हैं MLTV, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में है, गोल्डन क्रिसेंट इंडिया के वेस्ट में है या ईस्ट में है। तो ये ट्रायंगल और क्रिसेंट तो बेसिकली शेप्ड हैं जैसे ये कंट्रीज लोकेटेड हैं। तो क्योंकि इंडिया इनके साथ लगता हुआ है तभी इंडिया में ड्रग कंजप्शन ज़्यादा है। एक तो ये कॉजेज़ हैं, साथ में कुछ और कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका क्यूरियोसिटी एंड पीयर प्रेशर, कि भाई आपके दोस्त ही ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है वो थोड़ी सी बुरी है, तो आपको क्यूरियोसिटी भी है कि भाई यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी आती है कंज्यूम करने के बाद, तो ये क्यूरियोसिटी है कि भाई क्या एक्चुअली ऐसा है। और साथ में पीयर प्रेशर भी है, जो आपका यूथ है, जो आपके चिल्ड्रन हैं, वो माँ बाप से ज़्यादा अपने पीयर की सुनते हैं,
अपने दोस्तों की सुनते हैं। तो जैसी ही उनकी कंपनी होती है वैसे ही उनका अल्टीमेटली बिहेवियर हो जाता है। तो स्पेशली यूथ और चिल्ड्रन में ये पीयर प्रेशर एंड क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इन द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये, द यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू टारगेट पेन रिलीफ, कि भाई आपको सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर कोई बॉडी में कोई पेन है, तो अल्टीमेटली आप प्रिस्क्राइब ड्रग्स लेकर आ रहे हो डॉक्टर से, लेकिन आपको उनको कंज्यूम करने के बाद बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो ये धीरे धीरे ना एडिक्शन बन जाती है। जब नींद नहीं आती तो वही दवाई ले लो, और धीरे धीरे क्या होगा, उस दवाई की आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी और फिर उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले जब आपने सिंपल एज अ ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग यूज़ करी थी, अब आप सिर्फ उसको जस्ट एडिक्टिव बन चुके हो और उसको कंज्यूम करते रहना आपकी मजबूरी बन चुकी है, बिकॉज योर बॉडी डिमांड्स दैट। एंड एज अ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिएटिव इंस्पिरेशन, कई लोग होते हैं कि भाई जिनको ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद ही सोचना शुरू होता है कि भाई पेंटिंग करनी है या फिर कुछ भी आपने जीवन में करना है, तो ये भी एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन के लिए लोग यूज़ करते रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न बन चुका है। एंड लास्ट में रिक्रिएशनल पर्पसेस, जहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आप पार्टीज़ में जा रहे हैं या फिर और कोई सी भी सोशल माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर सभी कंज्यूम कर रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो फोर्स्ड टू डू द सेम। तो ये भी कुछ कॉजेज़ हैं जो कि ये आपके हैं सोशल कॉजेज़, सोशल एंड इंडिविजुअल कॉजेज़, क्योंकि सोसाइटी आपका सोशल स्फीयर ऐसा है तो भी आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है। जोग्राफिकल रीज़न वो देखा था हमने कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी है ड्रग सब्सटेंसेस की बिकॉज ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। पॉलिटिकल कॉजेज हो सकते हैं कि भाई सरकार ने जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किया है दैट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन अ वेल मैनर, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, और या तो खामियां हैं और या फिर कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है। तो ये पॉलिटिकल रीजंस, सोशल रीजंस, जोग्राफिकल रीजंस, ये आपको बताते हैं कि इंडिया में ड्रग अब्यूज इतना ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्लियर है? चलो कुछ और एक बार फैक्ट देखेंगे कि भाई और चैलेंजेस वगैरह क्या हैं। उससे पहले ये देखेंगे कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 भी ये कहता है कि द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड फॉर रिक्रिएशनल यूज इन इंडिया, कि जो भी ड्रग्स जो भी स्टार्टिंग वाला जो मटेरियल होता है किसी भी ड्रग को बनाने का, जिसमें उसका अल्टीमेटली इफेक्ट छुपा होता है, तो वो क्या है, दैट हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर रिक्रिएशनल यूज़, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, पार्टीज़ में यूज़ किया जा रहा है। और क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड, जेनेरिक ड्रग्स मतलब जहाँ पर किसी भी एक प्रॉपर कंपनी के पास लाइसेंस था किसी ड्रग को बनाने का, बट द नाउ लाइसेंस हैज़ बीन एक्सपायर्ड। अब उस फॉर्मूला को यूज़ करके इंडिया में कोई और कंपनी सेम काइंड ऑफ ड्रग बना सकती है, क्वालिटी सेम होगी बिकॉज डेटा सेम यूज़ किया है। तो दोज ड्रग्स आर कॉल्ड द जेनेरिक ड्रग्स। तो इसीलिए इंडिया का जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो ये स्टार्टिंग वाले मटेरियल्स हैं दैट हैज़ बीन यूज्ड टू मेक द ड्रग्स, अल्टीमेट ड्रग्स, दे आर बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड एनी अदर पर्पसेस। एक ये साथ में एक और रिपोर्ट निकाली थी एम्स ने, इंडिया का ही ये एम्स जिसने निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, कि भाई कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, कितना ज़्यादा जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है इंडिया के केस में। तो इसने ये बताया कि भाई जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, एम्स के डॉक्टर्स ने ये बताया, एम्स ने जो भी रिसर्च वगैरह करी 2018 में इन्होंने सर्वे किया, उन्होंने बताया कि भाई जिस टाइम पर सर्वे हो रहा था उस टाइम पर अराउंड 5 करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड टू हैव यूज्ड कैनबीज एंड ओपियोइड्स एट द टाइम ऑफ द सर्वे। तो उस टाइम पर ही 5 करोड़ लोगों को पता लगाया गया कि भाई ये कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत होंगे जिनका डेटा इसमें आया ही नहीं, तो ये भी एक फ्लॉ कह सकते हैं सर्वे का। एंड इसने ये भी बताया कि भाई अगर हम पूरे इंडिया की बात करें
तो एवरेज तौर पर इंडिया में हर जगह पर ड्रग की कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला एरिया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ये आपका नॉर्थ वाली बेल्ट है विच इज़ टचिंग दी गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आसाम विच इज़ टचिंग दी गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन। तो क्योंकि ये बिल्कुल पास पड़ते हैं इन दोनों रीजन्स के, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोगों को कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है कि भाई उनको वो चीज़ें मिल नहीं रही है ना। तो ये सब इन्होंने बताया कि भाई इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। एक तो ये, साथ में और चैलेंजेस क्या क्या हैं कि भाई हम लोग इस ड्रग मेनेस को नहीं मिटा पा रहे हैं। फर्स्ट चैलेंज है आपका द डी एडिक्शन सेंटर्स आर वेरी लेस, कि हर जगह पर, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डी एडिक्शन सेंटर है नहीं, और अगर है भी तो उनके पास कोई कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है कि भाई किस तरीके से पर्सन को हमें डी एडिक्ट करके भेजना है। उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बहुत वीक है, इसीलिए उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आते। तो एक तो ये रीज़न है। साथ में ड्रग एडिक्शन इज़ अ मेंटल इशू एंड नीड्स टू बी डील विद अकॉर्डिंगली। ड्रग एडिक्शन जो भी पर्सन को है, ही और शी इज़ अ विक्टिम नॉट द अक्यूज्ड, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलना चाहिए। तो उसको एज अ मेंटल डिजीज़ के तौर पे लेते हुए हमें उसका इलाज करना है, ना कि हमें उनको अक्यूज़ साबित करके उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना है कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, इसका तो रोज़ का काम है। तो ये सब ना ये डीमोटिवेशन क्रिएट करते हैं। जो फैमिली है, जो आपका आसपास का ग्रुप है, जो सोसाइटी है आपकी, उनका ये भी ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनकी हेल्प की जाए ताकि दे कैन लिव देयर लाइफ इन अ हैप्पी मैनर। एक तो ये चैलेंज है। साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग अब्यूज़र इंक्रीजेज द प्रॉब्लम एंड लेड टू फर्दर एडिक्शन। अगर आप किसी पर्सन को उसके हाल पर ही छोड़ दोगे तो फिर अल्टीमेटली एडिक्शन और बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन तो निकला नहीं किसी प्रॉब्लम का। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ में chronic drug abusers who are addicted to drug have rare chances of complete de-addiction। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि भाई इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, डी एडिक्शन सेंटर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अच्छा नहीं है, या फिर उनको सेंसिटाइजेशन नहीं है कि भाई किस तरीके से इनको ट्रीट करना है। तो इस वजह से जो कंप्लीट डी एडिक्शन है वो नहीं हो पाती, एंड अल्टीमेटली पर्सन जिस हालत में गया था उसी सिचुएशन में दोबारा वापस आ गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो ये भी एक चैलेंज है कि भाई लो एफिशिएंसी ऑफ डी एडिक्शन सेंटर्स। एंड अगर हम पॉलिटिकल उसकी बात करें तो देयर इज़ एन एक्ट, NDPS एक्ट, 1985 में इसको यूज़ किया गया था, लेकर आया गया था, करेंगे डिटेल में इसको भी। बट इस एक्ट के अंदर जो भी पर्सन ड्रग को कंज्यूम करता है, ही और शी इज़ अ क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, कि उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन इंडिया ने जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की हैं रिगार्डिंग दिस ड्रग अब्यूज़, उसमें किसी भी कन्वेंशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई जो पर्सन ड्रग कंज्यूम करेगा उसको आप एज अ क्रिमिनल ट्रीट करो, उसको जेल में डालो। बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिलता है तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाने हैं ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। तो ये भी है कि भाई इंडिया ने जो एक्ट बनाया है वही थोड़ा सा फॉल्टी है। तो ये और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया में ड्रग अब्यूज़ अभी तक प्रेजेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में अगर हम देखें कि इंडिया ने कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ साइन की हुई हैं कि भाई हम लोग इंडिया में जो ड्रग सब्सटेंसेस का यूज़ है, प्रोसेसिंग है, कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो एक तो कन्वेंशन आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली क्योंकि बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग भी होती है ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहाँ पर पूरा के पूरे गिरोह होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान पहुँचाते हैं,
तो उनको रोकने के लिए भी, उन पर रेगुलेशन बनाने के लिए भी इस कन्वेंशन में कुछ ना कुछ एफर्ट्स बताए हुए हैं कि भाई एवरी कंट्री शुड हैव टेकन दीज स्टेप्स। तो सबकी एक कोऑपरेशन से ही हम लोग चीज़ों को सुधार पाएंगे, ना कि सिर्फ एक कंट्री के एफर्ट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कन्वेंशन है, आप ध्यान रखेंगे। और एक ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वाली UN कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961। बाकी जितनी भी ये दो और हैं, दे आर सिमिलर टू दैट कन्वेंशन, कि भाई हर एक कंट्री आपस में कोऑर्डिनेट करेगी, कोऑपरेट करेगी, ताकि एक कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो दूसरी कंट्री में ना जाए, और साथ में उस कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी कंट्रीज इकट्ठी आए। तो ये बेसिकली हर एक कन्वेंशन का ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बट इनके ना ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1961 एंड 2000, है ना। तो ये दो कन्वेंशन आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल, जो इंडिया ने रेटिफाई की हुई है। अगर हम इंडिया के जो अपना खुद के लॉज हैं, अगर उनकी बात करें, दैट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हमने खुद से क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टार्टेड दिस NDPS एक्ट, वी हैव लॉन्च्ड दिस एक्ट, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप कहीं और रहते हो, या फिर आप किसी शिप पर जा रहे हो, या फिर किसी एयरक्राफ्ट में हो, आपके ऊपर सारे के सारे जो भी प्रोविजन इस एक्ट में लिखे हुए हैं, दैट वुड बी एप्लीकेबल। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो बाहर रहता हूँ, बट आप सिटीजन तो इंडिया के हो ना। अगर आपका कोई भी रोल मिलता है अंडर दिस एक्ट, तो फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा एंड यू आर लायबल फॉर द पनिशमेंट। पहली बात ये। दूसरी बात, इस एक्ट में लिखा क्या है, ऊपर ऊपर अगर हम देखें तो इसमें ये बोला है, कोई भी पर्सन अगर किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, उसके पास है, वो पोजेस करता है, उसको बेचता है, या फिर उसको खरीदता है, या फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उसको स्टोर करके रखा हुआ है, कंज्यूम करता है, इन सभी के लिए पनिशमेंट अवेलेबल है। चाहे आप खुद कंज्यूम नहीं करते, बट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपने स्टोरेज करके रखी हुई है, आपने बेच दिया है, या फिर आपने खरीद लिया है किसी से कोई चीज़, ये सभी सारे आपके पनिशमेंट के अंडर आते हैं। और क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था कोरोना के टाइम पर ये वाला एक्ट, बिकॉज ऑफ दैट ऑल सुशांत सिंह राजपूत केस, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका इशू है वो तो अलग इशू है, वो तो आपकी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, बट जो चीज़ उसमें एकेडमिकली यूज़ की गई है उसका हमें पता होना चाहिए कि भाई ये NDPS बोल तो रहे हैं बार बार, इसका मतलब क्या है, तो मतलब पता होना चाहिए हमें, है ना। एक तो ये हम लोगों ने किया है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। एक फंड बनाया गया है अंडर दिस एक्ट ही, NDPS एक्ट में। इस फंड में जो भी पैसा आएगा, या एक तो वो पैसा आएगा कि भाई अगर कोई भी पर्सन किसी सब्सटेंस का इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उसने उससे कमाई थी, वो सारी जब्त कर ली, उसको बेच दिया, उससे जो पैसे आए, दैट पैसा विल बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस फंड। और या फिर और किसी ने वॉलंटरी ही डोनेट कर दिया है, तो वो भी इसमें आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें जो फंड आएगा वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, विल ट्राई टू यूज़ दैट फंड इन कॉम्बैटिंग द इलीगल ट्रैफिकिंग, रिहेबिलिटेटिंग द एडिक्ट्स एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। इससे हम लोगों को रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करेंगे, नए नए डिएडिक्शन सेंटर्स खोलेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि भाई ड्रग अब्यूज़ नहीं करें, किसी और डायरेक्शन में जाएं, तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे। साथ में कोई भी ऐसा स्टेप जो इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लिया गया है, उसका जो पैसे लगने हैं, दैट पैसे विल बी कम फ्रॉम दिस फंड। तो ये फंड बनाया गया है, वो एक्ट बनाया गया है। एंड देयर इज एन अनदर पोर्टल, SIMS पोर्टल, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है ये पोर्टल। इस पोर्टल के अकॉर्डिंग, देखो नाम से ही क्लियर है वैसे तो, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग ऑफेंसेस या फिर ड्रग ऑफेंडर्स, कि किस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और वो कौन सा ऑफेंस किया है,
इन सभी का एक डेटा तैयार है ऑनलाइन, ताकि अगर कोई पर्सन बार बार एज अ क्रिमिनल साबित हो रहा है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए हमें पता हो कि भाई एक कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ड्रग ऑफेंसेस एंड ड्रग ऑफेंडर्स, इसको एक ऑनलाइन फॉर्म दे दिया गया है जिसमें सभी जितनी भी आपकी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इन सब के लिए भी वो काम आएगा कि भाई आपने कुछ इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई ये पर्सन पहले भी इन्वॉल्व था, इस केस में इसका रोल है या नहीं है, उसका पूरी इन्फॉर्मेशन, कहाँ उसका घर है, कहाँ वो काम करता है या करती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपको इजीली अवेलेबल हैं अंडर दिस पोर्टल। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर वाज एन कैंपेन विच इज कॉल्ड नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। एक कैंपेन है अवेयरनेस के लिए विच हैज़ बीन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि भाई आप लोगों को अवेयर करो ताकि जो लोग पहले से ही ड्रग एडिक्टेड हैं उनकी हेल्प करें डी एडिक्शन में, और साथ में उनको एज अ विक्टिम ट्रीट करें, ना कि एज अ अक्यूज्ड। तो ये कैंपेन चलाया गया था, काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चाएं भी हुई थी कि भाई कौन से स्टेट में ज़्यादा इसका प्रकोप है, किस स्टेट ने अपने इनिशिएटिव के बाद इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बताई गई लोगों को। एंड देयर इज़ अनदर नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे, ये एक तरीके का सर्वे है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मिलके एम्स के साथ कंडक्ट किया था। इससे ये पता लगाया कि भाई अल्टीमेटली किस स्टेट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजप्शन है और उस स्टेट में भी किस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा इसका एक्सटेंट है, और ये किस एज के ज़्यादा पर्सन्स हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। एज वाइज, रीजन वाइज जो पैटर्न है, जो एक्सटेंट है ऑफ द ड्रग कंजम्पशन, उसको पता लगाया गया। क्योंकि जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे, जब आपको पता ही नहीं कि भाई ये रीजन है, यहाँ पर यूथ है ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर ड्रग कंजम्पशन ज़्यादा है। तो डेटा अगर आपके पास आ गया तो अल्टीमेटली यू विल इम्प्लीमेंट दी पॉलिसी इन एन इफेक्टिव मैनर। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वे की, चाहे वो कोई ऑनलाइन पोर्टल हो, किसी अवेयरनेस कैंपेन की, कोई एक्ट लेकर आया गया हो, कोई फंड इनिशिएट किया गया हो, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंडिया ने इतनी सारी चीज़ें करी बट फिर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है ड्रग अब्यूज़ का, तो फिर उसके क्या कॉजेज़ हैं। तो कॉजेज़ आपको पता लग गए हैं, सोशल कॉजेज़ क्या हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हैं, जोग्राफिकल कॉजेज़ क्या हैं, एंड अदर चैलेंजेस इन द डी एडिक्शन सेंटर्स। और साथ में कुछ रिपोर्ट्स के आप जिक्र कर देंगे कि भाई हम जो बातें बोल रहे हैं सेम बातें ये रिपोर्ट्स भी बोलती हैं, ताकि आपकी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो सके। चलो, तो ये टॉपिक इतना ही करेंगे हम। अच्छा, वे फॉरवर्ड भी था इसमें कि भाई वे फॉरवर्ड किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपके जो एडिक्शन सेंटर्स हैं आप उसको ठीक कर सकते हैं, जो आपका NDPS एक्ट है आप उसको हल्का सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पेनल्टीज़ को हार्श कर सकते हैं। तो वो जो चैलेंजेस हैं उनको ही भरने की हम बात कर रहे हैं इन द वे फॉरवर्ड। साथ में हम ना ये भी कहते हैं कि भाई क्योंकि ड्रग अवेलेबल ज़्यादा है इसलिए लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको सप्लाई साइड तो देखनी ही देखनी है, बट आपने डिमांड साइड भी देखनी है कि जब भी किसी एरिया में ड्रग अवेलेबल नहीं है फिर भी लोग कहाँ से उसको एज अ ब्लैक मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो ये आपको भी देखना है ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों ही केसेस में आप इसको ढंग से डील कर सको। और साथ में आपको जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो भी ड्रग कंजप्शन के रिगार्डिंग स्टिग्मा है, जो भी स्टिग्मेटाइजेशन है कि भाई ये तो ऐसा ही है, इसके ये चाहता ही नहीं है ठीक होना, चाहती ही नहीं है ठीक होना, तो वो सारा जो चीज़ें हैं ना वो एक स्टिग्मेटाइज कर देती हैं किसी पर्सनालिटी को। तो वो थोड़ा सा हटके आप उनको एज अ रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जाओ, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करो। तो ये आप कर सकते हैं बेसिकली। साथ में जो भी चीज़ें हैं कि भाई एजुकेशन करिकुलम को आप ठीक करो, बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी चीज़ें ऐसी ऐसी बताओ कि भाई उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि भाई इनके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, है ना। कुछ केस स्टडीज़ बताओ कि भाई एक पर्सन ऐसा था या ऐसी थी,
पहले बहुत ड्रग कंज्यूम करता था, बट नाउ उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया, अब वो अपनी लाइफ में इस मुकाम पर है, बहुत खुश है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। तो ये सारी क्या है, ये आपके एजुकेशन में थोड़ी सी कमियां हैं अभी। तो इस एजुकेशन करिकुलम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपके बच्चे स्टार्टिंग से ही चीज़ों के बारे में सीख जाए, उनको बड़े होकर ना पता लगे कि भाई ये चीज़ भी कोई होती थी। ठीक है, तो ये कुछ आपके वे फॉरवर्ड्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, पेनल्टीज़ को हार्श करने की ज़रूरत है, या फिर डिमांड या सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स को देखने की रिक्वायरमेंट है। चलो, तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स, दीज आर द कॉजेज, दीज आर द चैलेंजेस ऑफ ड्रग अब्यूज सिस्टम इन इंडिया। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।